दोस्तों आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पर है और ये इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन से हर एक इंटरव्यू में लगभग पूछा ही जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है तो आपको वहां पे सिंपल आंसर देना है। आपको केवल ये कहना है कि इलेक्ट्रिक मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में एक मोटर है। ये मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है समझ लीजिए। देखिए इस मोटर को रन कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देना पड़ता है, चाहे वो हम सिंगल फेज का पावर सप्लाई दे या फिर 3 फेज पावर सप्लाई दे। ठीक है, जब हम इसको 3 फेज पावर सप्लाई या फिर सिंगल फेज पावर सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर जो वाइंडिंग होता है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करता है, इसके अंदर जो रोटर होता है उसको घुमा देता है, यानी कि इसको रोटेट करने लगता है। और ये जो रोटेट होता है इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि हमारा जो मोटर है यह क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें पूछा जाता है कि जनरेटर क्या होती है। तो वहां पे आपको आंसर ये देना है कि जनरेटर एक ऐसा मशीन होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा जनरेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, डीजल के द्वारा एक इंजन को रन कराते हैं और जो इंजन होता है वो अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसको रोटेट करता है और जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसके द्वारा हमें इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल आंसर इतना ही देना होता है कि जनरेटर एक ऐसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है। दोस्तों यहाँ पे आपसे इंटरव्यू में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि जो हमारा जनरेटर होता है उस जनरेटर पे हम कितना एम्पियर तक लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एमसीबी और फ्यूज में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इनका मतलब समझ लीजिए। जो हमारा एमसीबी होता है, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और जो हमारा फ्यूज होता है इसको हम फ्यूज ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है और जो फ्यूज होता है इन दोनों का काम सेम होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को हमें यहाँ पे आंसर बताना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जो हमारा एमसीबी है वो हाईली सेंसिटिव होता है और जो फ्यूज होता है वो नॉन सेंसिटिव होता है, यानी कि जो हमारा एमसीबी है वो इस फ्यूज से पहले ही ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों यदि आप किसी सर्किट में फ्यूज और एमसीबी को लगा दोगे सेम रेटिंग का तो वहां पे सबसे पहले हमारा एमसीबी ट्रिप होगा, हमारा जो फ्यूज है वो ब्लोन नहीं होगा, हमारा एमसीबी सबसे पहले ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा एमसीबी होता है ये हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिफरेंस ये है कि जो हमारा एमसीबी है इसको हम रीयूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा फ्यूज होता है इसके खराब होने के बाद हमें इसको फेंक देना होता है, यानी कि हम इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड डिफरेंस होता है, थर्ड डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा एमसीबी होता है ये कॉस्टली होता है, यानी कि महंगा होता है, और जो हमारा फ्यूज होता है वो एमसीबी के मुकाबले सस्ता होता है। दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो केवल यही 3 होता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें और बता देता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जो हमारा एमसीबी होता है ये एमसीबी हमें ओवरलोड का प्रोटेक्शन दे देता है और जो हमारा फ्यूज होता है ये भी हमें ओवरलोड का प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एमसीबी होता है ये हमें शॉर्ट सर्किट का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में जो हमारा फ्यूज होता है वो भी हमें शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन देता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा एमसीबी और जो फ्यूज है दोनों का काम ये होता है कि ये हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर क्या है
और इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा मल्टीमीटर है, ये हमारा क्लैम्प मीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर ये देना होता है कि मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग हम मुख्य रूप से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारा जो मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर होता है इसके द्वारा हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको आंसर केवल इतना ही बताना होता है। मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है या फिर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। और जो हमारा मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर होता है उसका उपयोग हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी करते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो हमारा मल्टीमीटर होता है और जो क्लैम्प मीटर होता है उसका इस्तेमाल भी बहुत सारे कामों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि किसी कैपेसिटर को चेक करना, किसी डायोड को चेक करना, फ्रीक्वेंसी को मेजर करना। और दोस्तों किसी किसी मल्टीमीटर या फिर क्लैम्प मीटर में आपको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना सारा आंसर नहीं बताना होता है, आपको केवल आंसर इतना बताना है कि मल्टीमीटर या फिर क्लैम्प मीटर का उपयोग हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं और साथ ही साथ में हम मल्टीमीटर का उपयोग कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इतना ही आंसर बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इलेक्ट्रिकल मशीन में आग लगने का कारण बताइए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे जरूर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन ये है कि हमारा जो सॉकेट होता है या फिर जो भी इक्विपमेंट होता है उसमें हम यदि ओवरलोड कर देते हैं, यानी कि जितना उसका कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा हम करंट को फ्लो करवाएंगे तो उस कंडीशन में आग लग सकता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास में एक्सटेंशन बोर्ड है, इस एक्सटेंशन बोर्ड का जो रेटिंग है वो 16 एम्पियर है, यानी कि इसमें हम 16 एम्पियर करंट को ही फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि आप ज़्यादा करंट को फ्लो करवाओगे तो उस कंडीशन में इसमें आग लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगने का जो चांसेस होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट के वजह से, यानी कि जो हमारा फेस वायर और जो न्यूट्रल वायर होता है वो आपस में टच हो जाता है या फिर फेस वायर हमारा अर्थ के साथ में टच हो जाता है तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में आग लग सकता है। इसके बाद जो थर्ड रीजन होता है वो होता है लूज कनेक्शन। यदि आप कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हो और उसमें लूज कनेक्शन है, यानी कि आपने प्रॉपर उसको टाइट नहीं किया है, तो वहाँ पे हल्का सा स्पार्किंग जनरेट होता है और उस स्पार्किंग के वजह से आग लग सकता है। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन होता है या फिर इक्विपमेंट होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। अब वहाँ पे जो हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस है यदि वो फॉल्टी है यानी कि ख़राब है तो उस कंडीशन में भी आग लगने का चांसेस होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है इसमें एक फ्यूज लगाया गया है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो फ्यूज है उस फ्यूज को हटा के वहाँ पे कोई वायर को कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, प्रोटेक्शन को बाईपास कर दिए या फिर आपका जो प्रोटेक्शन है वो फॉल्टी है। अब यहाँ पे किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आपका जो प्रोटेक्शन डिवाइस है वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन में भी आग लग सकता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट रीजन होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगने का वो होता है फ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी कि कुछ ऐसा पदार्थ रखा हुआ है जिसमें आग लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और आपने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को भी रख दिया है। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों यदि हम कोई इलेक्ट्रिकल स्विच को चालू करते हैं तो उसमें हल्का सा स्पार्क होता है। ठीक है, अब वहाँ पे मान लीजिए आपने पेट्रोल रख दिए या फिर एलपीजी गैस रख दिया और उसमें से हल्का सा लीकेज हो रहा है। अब वहाँ पे जो हमारा गैस है वो लीक हो रहा है, जैसे ही हम स्विच को चालू करेंगे तो एक हल्का सा स्पार्क जनरेट होगा और उस स्पार्किंग की वजह से आग लग सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हाई वोल्टेज के कारण भी आग लग सकता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा डिवाइस है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 वोल्ट है। अब यदि हम यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज को भी अप्लाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दोस्तों यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर हो और किसी प्रकार का इंटरव्यू देने जाते हो तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन यदि आप फ्रेशर हो तो उस कंडीशन में इस टाइप का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर ये देना होता है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन होता है
जो कि एसी पावर सप्लाई को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है यानी कि पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज होता है उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने आपको आंसर बताया इसका मतलब समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है। स्टैटिक मशीन का मतलब ये है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें किसी भी प्रकार का मूविंग वाला पार्ट नहीं होता है। जैसे कि आपने देखे होंगे मोटर जो होता है उसमें एक रोटर होता है और जो हमारा रोटर होता है वो रोटेट करता है यानी कि उसमें कुछ मूविंग होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपसे ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पे स्टैटिक मशीन कहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा गया है एसी पावर सप्लाई। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो केवल एसी पावर सप्लाई पे वर्क करता है, डीसी पावर सप्लाई पे वर्क नहीं करता है। इसीलिए जब आप आंसर दो तो वहाँ पे आपको ये कहना है ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है जो कि एसी पावर सप्लाई पे वर्क करता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये कहा गया कि एसी पावर सप्लाई को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ पावर सप्लाई दे देते हैं और दूसरे तरफ से पावर सप्लाई ले लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस आंसर में ये कहा गया है वोल्टेज को आवश्यकता के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो हमारा वोल्टेज होता है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये किसके द्वारा होता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज पूछा गया है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर ये बताना होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है। ठीक है, आंसर केवल इतना ही बताना होगा। सबसे पहले आप ये वाला आंसर बता दीजिएगा, उसके बाद ये बता दीजिएगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो दो टाइप के आते हैं। एक हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर आता है और सेकेंड हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चन और बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।